home was a pen. Humanity? Cattle. Whoa! That's impossible! That wall's 50 meters high! Oh God! कोलोसल टाइटन उर्फ द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक ऐसा टाइटन जिसे जाना ही जाता है डिस्ट्रक्शन फैलाने के लिए। जिसे जब पहले सीजन के पहले एपिसोड में जब पहला टाइटन ये दिखाया गया तो एक वक्त को पूरा सिकानचीना कांप गया था, जहां ये टाइटन 50 मीटर लंबे वॉल से भी लंबा था। जिसके बाद एक से बढ़कर एक सवाल खड़े होने लगे तुरंत कि आखिरकार ये कोलोसल टाइटन है कौन, क्या था इस जाइंट का पास, कहां से आया था ये दीवारों के उस पार, और क्यों है इसकी ओरिजिन इतनी खास कि एओटी के फैंस इतने ज़्यादा सर्च करते हैं इस टाइटन को लेकर। तो चलो फिर चलते हैं आज हम इसी टाइटन के पास में। द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और कोलोसल टाइटन, जो अटैक ऑन टाइटन का सबसे बड़ा, फेमस, सबसे यूनिक एंड मोस्ट पावरफुल टाइटन में से एक है, जहां ये टाइटन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है एओटी के लगभग सभी बड़े इवेंट्स में, जहां रमलिंग तक इस टाइटन के बिना अधूरी है। और इसी चीज को देखते हुए अगर हम इस टाइटन के पास्ट में जाएं तो बड़ा ही पेचीदा सा अतीत हमें इस टाइटन का देखने को मिलता है, जहां जब फाउंडिंग टाइटन की इनहेरिटर यमीर किंग फ्रिट्ज को बचाते हुए शहीद होती है तो वहां शोक मनाने के बजाय किंग फ्रिट्ज अपनी ही बेटियों को उसे खाने का आदेश दे देते हैं ताकि टाइटन्स की पावर को बचाया जा सके। जिसके बाद आगे चलकर कई और टाइटन्स अस्तित्व में आते हैं और उन्हीं में से तब एक था कोलोसल टाइटन, जो सबसे बड़ा और काफी ज्यादा पावरफुल टाइटन था, जिसके पास काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी। और इन्हीं टाइटन्स की मदद से एल्डिया इतना पावरफुल नेशन बन जाता है कि किसी और राज्य की अब हिम्मत ही नहीं होती एल्डिया पर आंख उठाकर देखने की। और लगभग ये सिलसिला 1700 सालों तक ऐसा ही चलता रहा, पर कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती। और अब धीरे धीरे एलियंस के बीच ही टाइटन्स की पावर को लेकर मतभेद होना शुरू हो जाता है। और जब कार्ल फ्रिट्ज एल्डिया के जब 145 में राजा बनते हैं तो इसी समय काल के दौरान ES 743 में हमें दी ग्रेट टाइटन वॉर देखने को मिलता है, जिसमें अनगिनत मासूमों की जाने जाती हैं, जिसे देखकर कार्ल फ्रिट्ज बहुत ज़्यादा नाखुश होते हैं। और इसी कारण से जो वो एल्डिया को रिलोकेट कर देते हैं पैराडाइज आइलैंड में, जहां कार्ल फ्रिट्ज लाखों कोलोसल टाइटन की मदद से पूरे पैराडाइज आइलैंड को 3 घेरों में घेर देते हैं और फिर उन्हें हार्डनिंग की मदद से वॉल टाइटन्स में बदल देते हैं। जिसके बाद अब पूरे पैराडाइज को 3 गोल दीवारों ने घेर लिया था। पर यहीं अब दूसरी तरफ एनिमिनेशन मार्ले के पास 9 में से 7 टाइटन्स की पावर आ जाती है, जिसमें कोलोसल टाइटन भी शामिल था। और अब मार्लियंस टाइटन की पावर का यूज कर रहे थे, जहां अब पूरी दुनिया में मार्लियंस का दबदबा था। साथ ही ये नेशन बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा था। इवन इनकी मिलिट्री के पास काफी सारे आधुनिक वेपन्स थे और इसी मिलिट्री में बर्टोल्ड हूवर नाम का एक टीनेजर एलियन वॉरियर भी था, जिसका चेहरा मासूम और स्वभाव से वो काफी शांत था, पर इसके पास लाजवाब टेक्निक थी राइफल्स को चलाने की। और बर्टोल्ड इतना अच्छा राइफल चलाता था कि उसका निशाना कभी भी नहीं चूकता था। इवन वो अपने बटालियन का सबसे मेहनती लड़कों में से एक था, जहां कमांडर मैगाथ एक दिन बर्टोल्ड को देख लेते हैं और उसकी काबिलियत को पहचानते भी हैं और आगे चलकर उसे प्रमोट भी करते हैं, जहां जो बर्टोल्ड होता है आगे चलकर मार्लियन वॉरियर का कैंडिडेट भी बन जाता है, जहां उसे कोलोसल टाइटन के इनहेरिटर के रूप में चुना जाता है, जहां बर्टोल्ड पहली बार में ही कोलोसल टाइटन की पावर पर काबू पा लेता है। और ठीक इसके 2 सालों बाद ईयर 845 में बर्टोल्ड और उसके 3 साथियों को ऑपरेशन पैराडाइज के लिए चुना जाता है, जिसमें एनी राइनर और मार्शल गैलीलियार्ड थे, जहां इस मिशन के अनुसार इन्हें पैराडाइज जाना था और वहां से फाउंडिंग टाइटन को मार ले लाना था। जहां कई दिनों के चलने के बाद बर्टोल्ड फाइनली वॉलमारिया पहुंच जाता है, पर इस बीच उन्हें अपना एक साथी खोना पड़ता है, मार्शल गैलीलियार्ड, जो एक प्योर टाइटन का शिकार बन जाता है, जो जॉ टाइटन का इनहेरिटर था।
पर खैर जब बर्टोल्ड वॉलमारिया पहुंचता है तो वहां की जाइगेंटिक दीवारों को देखकर बर्टोल्ड एक बार सोच में पड़ जाता है। पर क्योंकि वॉलमारिया की दीवारों के जो मेन गेट थे वो ईंटों से बने थे तो कोलोसल टाइटन ने उन्हें बड़ी आसानी से तोड़ दिया अपने पैरों की मदद से। और यहीं पर पहली बार पहले टाइटन का पहला सीन अटैक ऑन टाइटन में दिखाया गया फैंस को कोलोसल टाइटन के रूप में, जिसे शुरू के 3 सीजनों में ये समझा जा रहा था कि यही मेन विलन हो सकता है। पर इसकी दूसरी तरफ जो लोग थे वो इस टाइटन को देखकर बिल्कुल ही बुरी तरह से कांप गए थे, क्योंकि पहली बार था कि यहाँ के लोग इतने बड़े टाइटन को देख रहे थे। क्योंकि इससे पहले यहाँ के लोग ये सोचा करते थे कि टाइटन्स इन दीवारों के अंदर नहीं आ सकते और उनको टाइटन से कुछ भी खतरा नहीं है। और इतने बड़े टाइटन को देखकर अपने आंखों के सामने वो एक वक्त को बुरी तरह से कांप जाते हैं। पर इसकी दूसरी तरफ वॉल्स के टूटने के बाद बर्टोल्ड और उसकी पूरी टीम पैराडाइस के अंदर ही रुक जाती है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। और सिर्फ 2 साल के बाद ईयर 847 में बर्टोल्ड मिलिट्री को ज्वाइन कर लेता है और मिलिट्री का 104th कैंडिडेट क्रॉस बन जाता है। पर इसके 3 साल बाद ईयर 850 में कोलोसल टाइटन फिर से रीअपीयर होता है, जहां वो फिर से पूरी डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद कोलोसल टाइटन उर्फ बर्टोल्ड ओडियम गेयर की मदद से वहां से भाग निकलता है। पर आगे चलकर राइनर और बर्टोल्ड अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देते हैं और रिटर्न टू सिगानशीना आर्क के दौरान बर्टोल्ड और राइनर पकड़े भी जाते हैं, जहां पर काफी बड़ी फाइट भी होती है। बट एट द एंड बर्टोल्ड को स्काउट्स घेर लेते हैं, जहां स्काउट्स के बीच फंसकर एरन आखिरकार कामयाब हो जाता है और कोलोसल टाइटन से बर्टोल्ड को अलग कर देता है। जहां आर्मिन जो अब मरने की हालत में था, लीवाई उसे बड़ी मुश्किल से टाइटन इंजेक्शन देता है, जिसके बाद आर्मिन प्योर टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है और वहां घायल पड़े हुए बर्टोल्ड को खा जाता है। जिसके बाद अब कोलोसल टाइटन की पावर आर्मिन के पास थी। इट मीन्स जो आर्मिन था वो अब कोलोसल टाइटन का इनहेरिटर बन जाता है। जहां अब आर्मिन कोलोसल टाइटन का यूज कर रहा था पैराडाइस के लिए और मार्लियंस के कई सारे शिप्स आर्मिन कोलोसल टाइटन की मदद से डिस्ट्रॉय भी करता है आगे चलकर। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा स्पॉइलर है, तुम 20 सेकंड के लिए वीडियो को स्किप कर सकते हो। इसके बाद आगे की स्टोरी हमें अटैक ऑन टाइटन के मांगा में देखने को मिलती है, जहाँ पर हमें एरन भी कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखता है, जहाँ एरन और आर्मिन की फाइट हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक सवाल भी उठता है कि एरन कोलोसल टाइटन में कैसे ट्रांसफॉर्म हो पाया था। तो एरन के पास फाउंडिंग टाइटन की पावर है, तो वो फ्री है किसी भी रूप में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। और ये पहली ही बार था जहाँ पर 2 कोलोसल टाइटन आपस में लड़ रहे थे, फाइट हो रही थी। इवन ये दोनों ही पहले दोस्त थे जो फिलहाल अभी लड़ रहे हैं। जिसके बाद आगे की स्टोरी में मिकासा की एंट्री होती है, जिसे रिवील करने का कोई फायदा नहीं। पर अगर हम इससे थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें कोलोसल टाइटन की पावर देखने को मिलती है, जो कोलोसल टाइटन की तरह लाजवाब है, जहाँ सिर्फ इसका ट्रांसफॉर्मेशन ही एक छोटे एटॉमिक बम की तरह हीट प्रोड्यूस करता है, जो इसकी रेंज में आए हुए हर चीज को जलाकर राख कर देता है। इतना ज्यादा पावरफुल होता है कोलोसल टाइटन का ट्रांसफॉर्मेशन। तो वहीं ये टाइटन अपनी बॉडी से स्टीम एमिनेशन करता है, जो इतना पावरफुल होता है कि एनिमी की हिम्मत नहीं होती इसके पास आने की, क्योंकि एक बहुत ही हार्ड हीट इसके बॉडी से निकलती है, जो एनिमी के लिए बहुत घातक साबित होती है। साथ ही इस टाइटन की जाइगेंटिक हाइट इसे इतना ज़्यादा पावरफुल बना देती है कि छोटे मोटे टाइटन्स को तो ये अपने पैरों से ही कुचल सकता है। इवन ये टाइटन अपने फुल पोटेंशियल में एनिमी नेशंस के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन साबित होता है। बट जो चीज़ कोलोसल टाइटन को कमज़ोर बनाती है वो है इसकी गति, जो बाकी सभी टाइटन्स के मुकाबले में सबसे धीमी है। साथ ही ये टाइटन जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है उतना ही ज़्यादा धीरे धीरे पतला होता जाता है, जिसके कारण से इस टाइटन पर अटैक करने के लिए एनिमी के पास बहुत अच्छा मौका बन जाता है। बट एट दी एंड जो भी हो, ये टाइटन बहुत ज़्यादा पावरफुल है किसी भी नेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसीलिए इस टाइटन को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, या कह लो कि इसे इस नाम से नवाजा जाता है। It is a god of destruction. तो ये थी आपके सामने कोलोसल टाइटन की वो ओरिजिन जो कहीं ना कहीं हम टाइटन फैन से छिपी हुई थी, जो आज रिवील होती है। तो अगर अभी भी कुछ छुपा है या गलत है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ एक्सपोज करना, और हमारी टीम को अगर मदद करने का मन हो तो इसे स्कैन करना। सो दैट्स इट, फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना।
一匹残らず